खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरम भट्टी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, कुछ खबरें और फिर इंतहाई मौजूद मेहमान हमारे साथ होंगे। कुछ खबरें, तहरीक अदम एतमाद का मामला है, अपोजिशन की तैयारी कहां तक पहुंची है। आज बात करेंगे अपोजिशन के मुमताज़ रहनुमाओं से। इसके अलावा सेनेट में अपोजिशन को फिर एक दफ़ा शिकस्त का सामना करना पड़ा। ये क्या मामला है? एक ट्रेंड ही है जो चलता रहता है। तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमती इत्तेहादी क्या सोच रहे हैं? तरीन ग्रुप किस तरफ जाएगा? और पेट्रोल की ये जो कीमतों का रोना है ये तो मुस्तकिल है। और मैं अब तारुफ कराए देता हूँ हमारे मरकज़ी रहनुमा जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा साहब। कई इनके तारुफ के हवाले हमारे दोस्त भी हैं। कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच। पहला सवाल मैं ही करता हूँ और फिर मेरे दोस्त बात करेंगे। ये बताइए कि हम किस हद तक पुरुमीद रहें या आप पुरुमीद हैं और ये दोस्ती आखिर तक जाएगी मुस्लिम लीग नून के साथ जो आपने मिलकर एक प्लान किया है गवर्नमेंट को हटाने का? कारी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कारी साहब ट्रैवल कर रहे हैं गालबन और शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। कारी साहब, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी आ रही है जी। मैं दोबारा मेरा सवाल सुन लिया आपने कायरा साहब? हम दोबारा बड़ी साहब दोबारा ट्राई करते हैं। कुछ चूंकि ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ मेरा तो ये आपका इस पे क्या टेक है? आपको लगता है कि क्योंकि बाज़ औक़ात दरमियान में भी गाड़ियाँ रुक जाती हैं जब मिलके अपोजिशन और चलती है आपस में? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब देखिए, अपोजिशन जमातें इत्तेहाद करती रहती हैं। यकीनन इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन लड़ेंगे। अदम एतमाद का गुफ्तगू तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रही अगर नंबर गेम पूरी हो चुकी है तो अभी तक अदम एतमाद की तहरीक पेश क्यों नहीं हो रही। असल बात मेरे ख्याल में इख्तलाफ राय अदम एतमाद कहीं और है, एतमाद का फुकदान कहीं और है। बड़ी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। कायरा साहब से हमारा रब्ता हुआ है और हमें मुस्लिम लीग नून के स्टालवार्ड जनाब राना तनवीर साहब ने भी ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच जनाब साहब। कायरा साहब, मैंने आपसे ही सवाल किया था। अब तो आप दोनों पार्टियों के बड़े लीडर हमारे साथ हैं, तो ये आप कितने पुरज़्म हैं और नंबरों की हद तक कितने पुरएतमाद? कायरा साहब पहले आप फरमा दें, फिर राना साहब आपकी तरफ हाजिर होता हूँ। जी कायरा साहब। देखिए काजी साहब, गुजारिश है कि राना साहब आपको ज़्यादा बेहतर रोशनी डालेंगे, लेकिन आप तीनों ही माशाल्लाह, और भट्टी साहब तो बड़ी दूर की कौड़ियाँ निकाल के लाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारी सियासी अपोजिशन की सारी सियासी जमातों ने अब जब अपोजिशन की इस जॉइंट मुतालबे के साथ खड़ी हो गई है कि हमने अदम एतमाद की तहरीक मूव करनी है, तो उसकी तैयारी किए बगैर तो ये ऐलान नहीं हुआ। किसी एक जमात के साथ अगर ऐसी सूरत हाल होती कि उसके आने जाने से हमारी सूरत हाल खराब हो जाती तो ये अच्छा ना होता, लेकिन एक इब्हाम पैदा हुआ मुनीस इलाही साहब के बयान से। वो भी कल उनकी जमात की मीटिंग के बाद उन्होंने अपना फैसला करने का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही साहब को दिया है, और उन्होंने हमसे जो वादे किए थे, जो बातें की थी, वो अपनी जगह अमानत है। दूसरी तरफ MKM भी और जहांगीर तरीन ग्रुप भी, इसके अलावा भी कुछ ग्रुप्स ऐसे मौजूद हैं जो इस वक्त अवाम के गैज़ो गज़ब को, अवाम की मुश्किलात को देखते हुए इस डूबते हुए जहाज से उतरने की कोशिश में है। उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दूर होने ज़रूरी थे, उसकी बातें हो रही थी, लेकिन इससे पहले ज़रूरी था कि हमारा आपस में जो एक थोड़ा सा तलखी का माहौल हो गया था वो दुरुस्त होता, ताकि यकसुई से ये काम हो पाता। और अब आपने देख लिया सारी जमातें इकट्ठी हुई हैं एक दूसरे से, और इंशाअल्लाह ताला ये बड़ा मुश्किल काम था यकीनन काफ लीग और मुस्लिम लीग नून का इकट्ठा होना, लेकिन वो भी हुआ और हमें पूरी तवक्को है। और हम ये समझते, एक तो ये है कि हम यकीन से हैं कि इंशाअल्लाह हम ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब करेंगे। और काजी साहब, दूसरा इशू ये है कि बतौर एक सियासी कुव्वत के, बतौर एक सियासी जमात के, बतौर अवाम के नुमाइंदों के, ये हमारी ड्यूटी है कि अगर पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से तंग है और इस हुकूमत ने पाकिस्तान के मसाइल में इजाफा कर दिया है, तो फिर हमें हर हाल में वो इक़दाम उठाने चाहिए
जो हमारी या अपोजिशन की जमातों की इज्तिमाई बसीरत में पाकिस्तान को आगे लेके चलने का रास्ता है। राना साहब आप मेरे साथ ही रहिए। कायरा साहब आपसे बहुत आपके प्रेशियस व्यूज़ हैं, मगर हमें एक और अहम शख्सियत जनाब राना तनवीर हुसैन मुस्लिम लीग नून के स्टाल वार्ड हैं। बड़ी साहब मैं सवाल पहला किए देता हूँ, बड़े पुरुमीद हैं राना साहब, कायरा साहब, और आप कितने पुरुमीद हैं और कब तक हम समझें कि आप टेबल कर देंगे? नो कॉन्फिडेंस जनाब राना साहब। काजी साहब, मैंने कायरा साहब को सुना है, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ा अच्छा आपको ब्रीफली बता दिया है कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ये मामला जो हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर हैं वो पूरे तो नहीं हैं, लेकिन हमें दूसरों की मदद की ज़रूरत है। जो हुकूमत के एलाइज़ हैं, इत्तेहादी हैं या उनके अपने MNAs हैं, लिहाजा डिटेल्स में जाना कि किस तरह की मामला गुफ्तगू हो रही है मुलाकातों में या क्या मामला तय पा रहे हैं, तो मेरा उसमें जाना मुनासिब नहीं। अगर हमारे और पीपल्स पार्टी के, क्योंकि हम भी मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, या JUI, अगर उनसे मिल के हमारी तादाद पूरी होती तो शायद हम आपकी बात जो है वो साबित कर देते कि जी ये हमारे पास नंबर हैं। लेकिन अभी तक उनको डिस्क्लोज़ करना, उनके मतलब बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि पुरइत्माद हैं, पुरुम्मीद हैं और बड़ी मुस्बत तरीके से चीज़ ये लेके चले हैं, और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी। क्योंकि अब जिस तरह कायरा साहब ने बात की कि मैं भी पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई हैं, अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। कायरा साहब सुन पा रहे हैं? जी सुन रहे हैं वो। अच्छा कायरा साहब, गुजारिश है, राना साहब ने तो बड़ी खूबसूरती से बात को घुमाया, हालांकि 15 दिन में इनके करीबी दोस्त है और किसी और के भी अजीज हैं, बड़ी मुलाकात हुई, इन्हें खासी पसे पर्दा चीज़ें पता है, लेकिन आना तनवीर है। चलो कायरा साहब ये बताएं कि ये फरवरी में आ सकती है अदम एतमाद या मार्च में? दूसरा, आप सफ़र में लग रहे हैं, क्या आप इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जा रहे हैं या पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं? भट्टी साहब, एक तो मैं फिलहाल लाला मूसा से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा हूँ, उसके बाद का अगला सफर होगा। दूसरी गुजारिश है, मैंने कहा था ना भट्टी साहब बड़ी दूर की कौड़ियां मिलाते हैं। दूसरी गुजारिश ये है भट्टी साहब के हमारे पास एहतियात का दामन हम छोड़ नहीं सकते ना। आपने सारी जिंदगी सहाफत किया है, आप इक़्तिदार के अवानों को, इक़्तिदार की इनरादारियों को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे सीनियर हैं आप। गुजारिश ये है कि राना साहब की जमात के भी कुछ लोग शहबाज शरीफ साहब के साथ मशावरती अमल पे हैं, जो बिल्कुल ऑनोत है कि वो किसी के साथ बात शेयर नहीं करेंगे। राना साहब आपको ये भी नहीं बताएंगे कि ये उस कमेटी के मेंबर हैं भी कि नहीं, बजाय इसके कोई बात बता सके ये भी नहीं बता सकेंगे। इसी तरह हमारी जमात की भी सूरत हाल है, और ये क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मामला है, हुकूमतों के खिलाफ अदम एतमाद करना यकीनन मुश्किल काम होता है। लेकिन हमने ये बात मैं आपको तसल्ली से कह रहा हूँ, होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है, आगे देखें दूसरा रास्ता, और हम यकीन मैं जरा एक आवाज़ का थोड़ा सा मसला है ट्रैवलिंग की वजह से। राना साहब, मैं बड़ी साहब इजाज़त दीजिएगा, मैं राना साहब एक तो ये भट्टी साहब कायरा साहब, अब फिर हम दोबारा मिलाता हूँ आपसे, आपकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सफ़र की वजह से। राना साहब, ये लॉन्ग मार्च से पहले हो सकता है टेबल करना? अब ये तो पता चल गया और बात बता दी कि आप मेन प्लेयर हैं, और बहुत सी खबरें ज़ाहिर है आपको नहीं बतानी चाहिए, वक्त पे ही आप बताएंगे राना साहब, लेकिन लॉन्ग मार्च पहले होगा या टेबल पहले होगी? राना साहब देखिए, मुझे तो उम्मीद है कि ये लॉन्ग मार्च 23 मार्च वाला जो है वो शायद ना उसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं एक आपको आज बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइम की बात होती है, इसमें बहुत सारी फैसला करना है कि कौन सा टाइम मुनासिब है। लेकिन एक मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि ये मई से पहले गवर्नमेंट इंशाल्लाह चली जाएगी। मगर राना साहब, आपने जिस तरह कहा ये चली जाएगी, मगर आज मई से पहले कह रहे हैं राना साहब, मई कब से पहले कह रहे हैं आप? सॉरी हम सुन नहीं पाए आपको। मई से पहले चली जाएगी। तो राना साहब, आपकी बात तो जिनसे हुई है वो मार्च और
फरवरी है ये, आपने दरिया दिली से मुझे लगता है 2 महीने हुकूमत को दे दिए हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जरा आप फिर मई पे फोकस कर रहे हैं ना, आप मार्च को छोड़ दें। देखिए हमारी तो नजर आप पे है, क्योंकि आपकी जहाँ नजर है हमारी भी कभी कभार नजर उधर चले जाती है, तो हम आपसे रहनुमाई ले रहे हैं। भट्टी साहब, जिस तरह कहरा साहब ने कहा, आपसे बेहतर चीज़ों को कौन जानता है, आपको हर तरह की खबर है। लेकिन इंशाल्लाह मैंने पहले जो मेरा पहले था हिस्सा मेरे स्टेटमेंट का, वो था 23 मार्च का, मार्च की शायद ज़रूरत ना पड़े, लेकिन मैंने एक आपको चीज़ बताई है, आप देख लें आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। आप उस पर मैं तो ऐसी बात नहीं करता जिस तरह कल को कहेंगे जी आपने ये कहा था। इंशाल्लाह ये होने जा रहा है, होगा। अच्छा राना साहब, आप शामिल थे जो काफ लीग से आपके जो मुज़ाकरात हुए हैं, 14 साल के बाद जो मुलाकात हुई है, मगर जो मोनस अलाई साहब का बयान आ गया उससे तो बिल्कुल एक यू टर्न की सिचुएशन बन गई। जो कॉन्फिडेंस नज़र आया था कि नून और काफ एक माजी में वापस जा सकते हैं, एक रिलेशनशिप बनने लगा है, तो वो मोनस का बयान आप क्या समझते हैं? वो कॉन्शियसली एक बयान आया कि उनकी कोई उससे वो बयान क्यों दे दिया फिर उन्होंने? देखिए मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो कैबिनेट का हिस्सा हैं, प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट, पार्ट ऑफ कैबिनेट, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियाँ हैं जब तक वो वज़ीर हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि मैंने भी यही कहा कि जब हम मिले हैं तो वो एक ब्रेक थ्रू था 14 साल बाद। उनके साथ हमारी मीटिंग हुई है, बैठे हैं, खैरियत दरियाफ्त की, हमने बड़ी अच्छी चाय पी, और डेफिनेटली करंट सिचुएशन में बातें होती हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे मैं कह सकूं कि जी उन्होंने ये कहा वो कहा, वो उस पर बात नहीं हुई। अगर मोहसिन अलाई ने बात किया तो वो कल की बात थी, परसों की बात थी, लेकिन आज क्या है, परसों क्या है, हफ्ते बाद क्या है, वो आपके सामने आ जाएगा। जी भट्टी साहब। अच्छा कारा साहब, गुजारिश ये है कि एक तरफ तो आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल साहब एक्टिव हैं। भट्टी साहब माफ़ी चाहता हूँ, कारा साहब से भी रब्ता नहीं हो रहा, वो ज़रा ट्रैवल की वजह से मैं अच्छा राना साहब, चले फिर आपसे बात कर लेते हैं। राना साहब ये बताएं, अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुआ तो आप आगे ही हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो एहतसाब बहुत सख्त कर रहे हैं और नाजायज़ कर रहे हैं, गो कि आप पर में नज़र करम है अभी तक हुकूमत की, क्योंकि आप बड़े गर्म हैं खुद माशाल्लाह। तो क्या अगर तरीके एतमाद नाकाम हो जाती है अगर, तो आप समझते हैं कि हुकूमत ज़्यादा अग्रेसिव हो के अपोजिशन के खिलाफ ज़्यादा टारगेट कर सकती है? मैं बड़ी साहब मैं आपको बताऊं कि अगर आप उनके मामलात देखें, आप उनको क्यों नहीं, आप बल्कि आप खुद कहें कि उनके जो मामलात हैं, आज मैंने एक उनके बड़े अहम आदमी का बयान पढ़ा, वो फैसल जवेद हैं, या मुझे तो सही नहीं, लेकिन फैसल वो जो सेनेटर भी हैं आजकल, जी जी, उन्होंने कहा जी अगर अदम एतमाद कामयाब होगी तो इमरान खान बड़ा ख़तरनाक साबित होगा। मुझे बताएं कोई अगर वहाँ पे उनके पाँव उखड़े ना हो, वहाँ पे एक खौफ तारी ना हो अदम एतमाद का, ये बयान कोई दे सकता है? वो बयान तो बड़े पॉजिटिव होने चाहिए कि बात ही ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा जी अगर पास कामयाब होगी, इसका मतलब है कि ये पास होने जा रही है। दूसरा, वो लोगों में बांट रहे हैं वजारतें सूबे में। उन्होंने, मैंने आज पढ़ा है कि उन्होंने कहा है कि एक्सपैंड कर दें, 4 की पोजीशन है, 41 चाहिए, तो इस वक्त पता नहीं कितने 39 है या कितने, 4 कम है, तो 4 उन्होंने कहा जी और मज़ीर इसमें ऐड कर दें, वज़ीर और ऐड कर दें। यहाँ पर भी वो कहते हैं जी अलाइज को, इत्तेहादियों को वजारतें दें, और फंड्स जो दिए हैं उसका हिसाब ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि पंजाब बलोचिस्तान बना हुआ है कि जिस तरह वहाँ की एक खुदा जाने, लेकिन कहते हैं कि जी वहाँ पे फंड जेबों में जाते हैं। तो ये तो सीधा सीधा जो मामला हो रहा है, वो पैसे इस अंदाज से दिए जा रहे हैं लोगों को, लेकिन खौफ कहीं जगह उसकी अदम एतमाद की कामयाबी का है, तो ये सारा सिलसिला। अच्छा राना साहब, आपने जिस तरह कहा कि आपको नहीं होना चाहिए, आप एनालिस्ट हैं भट्टी साहब, आप को खबर भी है, और आपके उनके जो बॉडी लैंग्वेज है या जो उनके बयानात हैं या जो उनका डिसीजन ले रहे हैं, वो पॉलिटिकल डिसीजन, वो उसकी रिफ्लेक्शन है उसमें कि उनको पता है कि मामलात जो हैं वो बहुत संगीन इस वक्त हैं। अच्छा, ये उस तरफ राना साहब यहीं से चलते, आपने कहा कि बड़े संगीन सिचुएशन है हुकूमत के लिए। मेरा आपसे सवाल है, अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात आप हैं, जब आप तहरीक अदम एतमाद की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म का एक कैंडिडेट भी होता है, तो लॉजिकली आप सबसे बड़ी जमात है, वज़ीर आज़म आपकी पार्टी से होगा, उसका नाम क्या होगा? देखिए, हमारे वज़ीर आज़म होंगे तो शहबाज साहब होंगे,
लेकिन हमारी गवर्नमेंट ये हमारी पार्टी ये महसूस करती है या उनका ये एक सोच है कि ये जो बोझ है इमरान खान साहब ने की जो बैड गवर्नेंस का है या इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जो 3.5 साल में जिसका अशर नशर हो गया पाकिस्तान का और अवाम का, उनको देखते हुए हम चाहते हैं कि एक फौरी इसके बाद फ़ौरन एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और जो गवर्नमेंट जीते, जो पार्टी जीते वो आके गवर्नमेंट बनाए और अपनी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट करे, ताकि वो इस कोलेशन में 1.5 साल में या 1.25 साल में वो बोझ जो है वो उठाने की सकत नहीं है हम में कि हम बोझ उठा सकें और फिर कोलेशन हो कि 5-6 पार्टियां बैठी हों, उसमें क्या होगा। तो इसलिए हम उस तरफ सोच ही नहीं रहे, लेकिन जब ये चीज़ होगी तो उससे पहले ये भी फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा राणा साहब, आपकी बात से तो ऐसे लग रहा है कि अगर आपकी तरीके में बात काम हो जाती है तो फिर 2022 ही इलेक्शन का साल होगा। मैं सही समझा हूँ? अगर आप मुनासिब समझें। आप बिल्कुल सही समझे हैं, 2022 ही इलेक्शन का साल है। आप देख लेंगे कि 2022 में इलेक्शन होगा इंशाल्लाह। हो सकता है कि जुलाई में अच्छा, हो जाए या 2022 कह रहे हैं। कायरा साहब की हमारा राब्ता बहाल हुआ थैंकफुली। कायरा साहब, माफ़ी चाहता हूँ कुछ इंटरप्शन। अभी राना साहब ने एक मे की बात भी की और साथ उनका कहना है कि इतने कामयाबी की सूरत में भी इतनी ज़्यादा पार्टीज़ हैं और जो बोझ है ये उठाया जाना मुश्किल है, तो इलेक्शन फौरी करवाने पड़ेंगे। इस पर भी आपका इत्तफाक राय है अपोजिशन की मेन पार्टी से, कायरा साहब? काजी साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको सवाल रिपीट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि राना साहब का ये फरमाना है कि ये जो जिस तरह से इतनी बड़ी कोलिशन कामयाबी की सूरत में शायद वो बोझ ना उठा सके और जो मुबैना तौर पर बैगेज है पीटीआई की गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस सो कॉल जो भी है उसमें जिन्होंने वो कहते हैं कि हल जो है मुमकिन हो सके तो मुझे ऑडियो पे ले यार काइंडली। आपकी आवाज़ समझ मैं आप दोनों में हजरात हमारे साथ रहिए, हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद आपको ऑडियो पे कायरा साहब हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अहम 2 शख्सियात हैं जो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में हम एक झांक के देख रहे हैं क्या मामलात हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा कायरा साहब, आपने सुना है राना साहब खासे पुरएतमाद नज़र आते हैं। आप ये समझते हैं कि ये जो आपका भी एक लॉन्ग मार्च का था सिलसिला और बिलावल भुट्टो साहब ने कई दफ़ा उसको कहा, तो क्या उसकी नौबत भी नहीं आने वाली जिस तरफ इशारा राना तनवीर साहब ने किया है? कायरा साहब, मेरा ख्याल है जी, जो लॉन्ग मार्च की तहरीक है वो तो अपनी जगह चल रही है, वो तो काल मौजूद है। और अगर उससे पहले काम खत्म हो जाता है जिस मकसद के लिए लॉन्ग मार्च है तो फिर लॉन्ग मार्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात कि लॉन्ग मार्च हो रहा हो, लोग सड़कों पे अपनी एहतजाज कर रहे हो, ये सिर्फ हमारी काल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम हुकूमत में आना चाहते हैं, बल्कि ये लोग एहतजाज करेंगे अपने साथ होने वाले रोज के जुल्म का। अभी देखे ना, पहली महंगाई हम उस पर चीख रहे थे, उस पर सरापा एहतजाज थे, सारा मुल्क सरापा एहतजाज था। और फिर अचानक कल 12 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया, 11 रुपए लीटर के 10.5 रुपए लीटर डीजल बढ़ा दिया। इससे अब हर चीज महंगी होगी, बिजली महंगी होगी, खाने पीने के अशिया महंगी होंगी, कपड़े महंगे, हर चीज महंगी हो जाएगी, इवन किसान की इनपुट महंगी हो जाएगी। और ये कहते हैं कि हम क्या करें? अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो घर जाने का सोच लो, घर चले जाओ, वो तो तुम आसानी से कर सकते हो। लेकिन गुजारिश ये है कि जो सड़कों के ऊपर अवाम निकले, उनसे हमारा मुतालबा और अपील है कि आप अपने एहतजाज को, अपने साथ होने वाले जुल्म और ज्यादती को, उसका एहतजाज करते हुए बाहर आए। जब सड़कों पे अवाम हो और ऐवानों के अंदर हुक्मरानों का एहतसाब हो रहा हो, तो सड़कों के अंदर ऊपर उठने वाली हीट ऐवानों तक भी जाती है, अदालतों तक भी जाती है। लिहाजा वो एक ऐन जमहूरी अमल है, वो कोई गैर जमहूरी अमल नहीं है। हम कोई चीजों को डिस्टर्ब करने, हम कोई इस्लामाबाद पे धावा बोलने नहीं आ रहे, लेकिन हम अवाम का एहतजाज, अवाम को इस एहतजाज में शामिल कर रहे हैं ताकि ये ना कहा जाए कि खाली सियासी जमातें, पब्लिक एट लार्ज है। और हम पीपल्स पार्टी के अलावा भी लोगों से कह रहे हैं कि जो इस शामिल होना चाहे, अपना झंडा उठा के आना चाहे, बिस्मिल्लाह। क्योंकि ये महंगाई के, जुल्म के, ज्यादती के और करप्शन के जो अंबार लगे हैं उनके खिलाफ है।
अब तो सारी बातें एक तरफ छोड़िए, अब तो करप्शन भी कोई 5 गुना बढ़ गई है, उसका क्या किया जाए? कायरा साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। राना साहब ने कहा कि उनकी पार्टी की जो उन्होंने विजडम दी है कि अगर अदम एतमाद होता है तो फिर इलेक्शन होने चाहिए, एक नई हुकूमत बननी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, तो आपकी सिंध असेंबली का क्या बनेगा अगर अदम एतमाद होता है? आप एग्री करते हैं कि 1.5 साल मुश्तरका हुकूमत नहीं होनी चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए, अगर आप इससे एग्री कर दें? और सिंध असेंबली का और सिंध हुकूमत का क्या फ्यूचर होगा इसमें? साहब, गुजारिश ये है कि हम इस पे बड़ा वजाहत के साथ इससे पहले कोई 50 प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि कोई जमात इस हुकूमत को हटाने के बाद इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो इसका जो बैगेज है वो उठाए, बल्कि जो इस हुकूमत का खात्मा हो, इस असेंबली से एक इत्तेफाक राय से नई हुकूमत बने, उसमें सारी जमातें शरीक हों और फिर सारे स्टेक होल्डर्स पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर तमाम स्टेक होल्डर्स से मशावरत करके वो कानून बनाए जाए। गलत कानून जो उन्होंने बनाए हैं वो खत्म करें इलेक्शन के, और इलेक्शन के फ्री एंड फेयर इनेकाद के लिए कानून साजी करके इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करके फौरी तौर पर जितना जल्द मुमकिन हो इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उसके लिए हुकूमतें होना या ना होना ये मैटर नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा राना साहब ये फरमाइए कि शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि हम खुद जो है रिलक्टेंट हैं, जो हालात हैं, जो रन अवे इन्फ्लेशन है, एक रिसेशन है, हमारे यहाँ भी है, दुनिया में भी है, कुछ मिसमैनेजमेंट भी है, तो आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट अगली आएगी वो क्या अनडू कर लेगी जो हो रहा है? आप पुरएतमाद हैं या थोड़ा शेकील लगते हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब कभी कभी लगते हैं? राना साहब। नहीं ना, तो शहबाज साहब शेकी हैं ना, हम कोई उसमें कोई सोच में इधर उधर कोई बात है कि शायद हम ना कर पाएँ। हमने किया है। हमें आपको याद होगा जब 2013 में गवर्नमेंट मिली थी तो इन्फ्लेशन महंगाई 12% थी और उसको 4% पे छोड़ा है। कल PTI के एक दोस्त बता रहे थे ईयर वाइज, उन्होंने कहा कि जी 5% था जब ये गए हैं। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो लोगों को ये यकीन ना हो कि हम कर पाएंगे। अच्छी जो आप मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो आपने शुक्र है माना है काजी साहब, तो मैं समझता हूँ मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट, अगर बेहतर गवर्नेंस दी जाए, बेहतर मैनेजमेंट की जाए, इंतज़ामिया को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो महंगाई 25 से 30% वैसे ही ख़त्म हो सकती है। बेहतर चीज़ें हो सकती हैं, लोगों को इंसाफ दिया जा सकता है, लोगों को दफ्तरों में आसानी पैदा की जा सकती है, थानों में उनके लिए आसानी पैदा की जा सकती है। इस वक्त तो फाशिज्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप नीचे शायद इतना, मेरे तो रूरल एरिया है, कायरा साहब का भी होगा, वो तो होस्टेज बने हुए हैं थाने और ज़िली इंतज़ामिया इनकी। और जो करप्शन है, भट्टी साहब को पूछ लें कि क्या सूरत हाल है नीचे की सतह पे जो करप्शन है। तो मैं ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर तो चेंज से ही हो जाएंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जब चेंज आएगी तो मैसेज चला जाता है। तो बाकी कायरा साहब ने जो बात की है मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ कि कुछ पीरियड जो 3 महीने से ज़्यादा नहीं होगा, उसमें कुछ लॉज जो हैं वो उनको रिफॉर्म्स कह लें, इलेक्शन रिफॉर्म या दूसरे लॉज, उनको बेहतर करना है, जो यकीनी तौर पे हम 3 महीनों में कर लेंगे। बहुत 3 महीने। अच्छा राना साहब ये फरमाइए कि आज फिर आपने सेनेट में एक शिकस्त हुई है, हालांकि आपकी अक्सरियत है, तो ये जो सिंबल्स हैं ये क्या मैसेज आ रहा है राना साहब? ये कुछ भी नहीं है। मैं इस पे मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें बड़ी फ्रोई सी हैं। एक मैं आपको बताता हूं, बड़ी काम की बात बताता हूं कि ये जो लोग हैं ना, जिनको पार्लियामेंटेरियन हम कहते हैं, जो MNAs हैं या सेनेटर्स हैं या MPs हैं, ये मौजूदा जो या सिस्टम है पार्लियामेंट्री में, उसमें भी मेरे अपने कोई है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये लोग होते हैं, इनकी कंस्टिट्यूएंसीज होती हैं, इनके पॉलिटिकल स्टेक्स होते हैं। जो हमारा सिस्टम है गवर्नेंस का या एक निज़ाम है, थाना कचहरी, दूसरे मामला, फंड शंड, तो जब उनको हो जाए कि ये जा रहे हैं, अब हम इनको एक ऐसे उंगली लगाएंगे तो ये कुएं में गिर पड़ेंगे, तो ये लोग उनसे अलहदा हो जाएंगे। टिल दैट टाइम जो ये आप पैरामीटर्स आपने रखे हुए हैं कि वो ला पास हो गया, वो फलां हो गया, तो मैं समझता हूँ ये इस वक्त तक तो होता रहेगा जब तक उनको यकीन हो जाए कि हाँ अब हम समझते हैं ये नहीं रह सकते, अदम एतमाद में कामयाब होगी। और वो देखें, हम अगर उनके 20-30 बंदे हमारे साथ हैं तो 20 वैसे ही आ जाएंगे, वो जब उनको पता चलेगा कि हालात इस किस्म के हैं। तो जो लेकिन पीछे जो लेजिस्लेशन हुई है नेशनल असम्बली में, वो आप देखें जिस अंदाज से इन्होंने की है कि 2-2 दिन इनको पोस्टपोन करना पड़ा सेशन बिजनेस
वो करते नहीं थे, अगले दिन पे ले जाते थे, बंदे नहीं इन्हें पूरे होते थे। और जिस दिन उन्होंने मिनी बजट पास किया है वो काजी साहब आप अगर देखें तो 168 से ये तमाम अपनी हुकूमत का इस्तेमाल, प्रोविंशियल हुकूमत, चीफ मिनिस्टर, इनके तीनों चीफ मिनिस्टर KP के, पंजाब और बलोचिस्तान, वहाँ गैलरियों में बैठे हुए थे। ये एक होता है आखिरी ड्रामा कि MNAs देख रहे हैं, तो 168 थे, 172 नहीं कर सके प्राइम मिनिस्टर इन तमाम। अच्छा राणा साहब ये बता दें, तहरीन ग्रुप से भी आपका राब्ता है क्या? जिन लोग आपका साथ देंगे PTI छोड़ के, क्या उनको आप मुस्लिम लीग नून का टिकट देंगे इंदा इलेक्शन जब भी होता है? इस किस्म की भी कोई कमिटमेंट हुई है? नहीं, तहरीन ग्रुप हो या दूसरे MNAs हो, डेफिनेटली उनमें से कुछ MNAs ऐसे हैं जिनको हम एडजस्ट कर सकते हैं और जिनका जो माजी है एक ड्रॉ किया हुआ है हमने कि इस हमारे मियां नवाज शरीफ साहब जो हमारे कायद है, उन्होंने कि अगर कोई हैप्चुअल किस्म के लोग हैं जो जाते आते रहते हैं, उनके अलावा वो एडजस्टमेंट बाज़ हल्के हैं जिसमें हम एडजस्ट कर सकते हैं, बाज़ हल्के हैं उसमें एडजस्टमेंट शायद नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे कोई बड़े वो हार गए हैं लेकिन बड़े लॉयलिस्ट या पुराने लोग बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ। अच्छा राणा साहब तो आपसे बात करने को तो दिल कर रहा है, मगर कायरा साहब आप ये फरमाइए, आप तो महंगाई के लिए लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, बैड गवर्नेंस के लिए करें, करप्शन के लिए करें, लेकिन सुना है कि PTI भी कराची से अंदरूने सिंध भी एहतजाज कर रही है, कभी वफाकी हुकूमतें भी एहतजाज करती हैं। जरा कायरा साहब इसमें रहनुमाई फरमा दीजिए। वजी साहब वो खजानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात है। हम तो एहतजाज कर रहे हैं, उनका भी हक है, उनको अगर सिंध गवर्नमेंट से कोई एतराजात है तो उनका भी हक है, वो एहतजाज करे, वो लॉन्ग मार्च करे, वो जाके जलसे करे, जुलूस करे, बिल्कुल करना चाहिए, पहले भी करते रहते हैं, बल्कि वो तो धरने देते रहते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया है, बाकायदा वजीर आजम साहब की क़यादत में मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तय हुआ कि अपोजिशन के साथ। कायरा साहब एक बड़ा क्विक, कायरा साहब सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक क्विक कमेंट चाहिए। आप बतौर सियासतदान समझते हैं अगर नवाज शरीफ अदम इत्तेमाद से पहले आ जाते हैं तो अपोजिशन को एक एनर्जी मिलेगी, एक बूस्ट मिलेगा उससे? मैं इसका जवाब देता हूँ जरा, लेकिन ये कि जो इस वक्त सूरत हाल है, वज़ीर आज़म साहब ने फैसला किया कि अपोजिशन के साथ सख्त रवैया किया जाए, और आज आप सख्त रवैया देख रहे हैं। मीडिया वालों के साथ भी अपोजिशन के बारे में भी मुज़रा कह रहे हैं कि इनके लोगों को अब जेलों में जाना पड़ेगा, वो रवैये भी सामने आने शुरू हो गए हैं, और ये तसादम की तरफ लेके जाना चाहते हैं। सिंध के सदर PTI ने कहा कि जी मैं जिस रूट से पीपल्स पार्टी आएगी उसके तसादम रूट में लेके जाऊंगा। तो ये आप फैसला कीजिए, तो कौन सी जमात है जो तसादम करना चाहती है, और अगर उसको तसादम का शौक है, क्योंकि उनका तो फाशिज्म का ये हथियार होता है, ये एक फाशिस्ट गवर्नमेंट है। मैं तो पहले दिन से ये कहता हूँ ये फाशिस्ट है। राणा साहब और कायरा साहब, दिल तो नहीं करता, बड़ी आपने रोशनी डाली। दो नाजरीन स्टाल वार्ड्स जो हैं, अहम लीडर हैं, जनाब राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून से और कायरा साहब तो बेहतर है, लेकिन मियां साहब का आना मुमकिन अभी नहीं है जब तक जुर्गा नहीं होता। कुछ उन्होंने और भी ऐड किया, ब्रेक लेनी पड़ती है हमें, लेकिन थैंक यू दोनों हमारे जो लीडर साहिबान हैं, आपने हमें टाइम दिया। बड़ी साहब बहुत सी बातें अपोजिशन के नुक्ते नज़र से तो सामने आ गई हैं, ब्रेक लेते हैं, शायद हम कोई सरकारी नुक्ता नज़र भी ले लें ताकि ज़रा कोई एक बैलेंस भी पैदा हो। एक ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक। बड़ी साहब ये गुफ्तगू हमने सुनी और थोड़ी देर तक कोई एक हुकूमती जो है अहम शख्सियत भी हमारे साथ होंगे, तो आप ये समझते हैं कि जो एक पिक्चर पेंट की है कायरा साहब ने भी और राना तनवीर साहब ने भी, दोनों सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो आपको लगता है कि ये स्क्रिप्ट के मुताबिक चलेगा, कोई आफ्टर स्क्रिप्ट भी हो सकता है? देखिए, दोनों समझदार और दाना सियासतदान हैं, दोनों ने नपी तुली बात की है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन बातों बातों में मैसेज दे गए हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अपोजिशन की यकीनन राइट है वो करे, लेकिन अभी टकराव के बहुत ज़्यादा आसार हैं। अपोजिशन क्या करती है, इत्तेहादी जमातें क्या करती हैं, लेकिन कहीं और भी मामलत हैं। अब मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो मेरी इतला के मुताबिक बीइंग ए रिपोर्टर, वो भी खासे एग्रेसिव है, कोई बड़ा कदम वो भी ले सकते हैं। अब देखना ये जैसे उन्होंने कहा कि जी वो दोबारा उनके जो सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी कहा खतरनाक साबित होंगे, और ये स्टेटमेंट्स कुछ केयरलेसली नहीं दी उन्होंने। ये तो मैं समझता हूँ ये सियासी दानिशमंदी नहीं है, ये एक जज्बाती है।
एक बंदा हुकूमत में आके सारी अपोजिशन को गिरफ्तार कर लेता है तो अपोजिशन में जाके कैसे ख़तरनाक साबित होगा। पॉलिटिशियन सारे अंदर, सहाफ़ियों पर तशद्दुद, सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ पैमरा को और दीगर मामलों को कहा जाता है इस इदारे को नीचे कर दे, इसको ऊपर कर दे। और कितने ख़तरनाक होंगे। अपोजिशन में आपके पास सरकारी टूल नहीं होते, इदारे नहीं होते जो आपके इशारे पे एक पर्चा मलक साहब पे दे दे, एक मेरे पे दे दे, एक आप पे दे दे। फिर आप इतनी महंगाई के दौर में अवाम के पास क्या लेके जाएंगे। ये मेरी राय है। हो सकता है खान साहब वाकई ख़तरनाक हो, लेकिन मेरा ख्याल है ख़तरनाक वो अपने लिए होंगे और किसी के लिए ख़तरनाक नहीं। अल्लाह करे सबके लिए मामला ठीक हों। बट मलिक साहब आप कैसे देखते हैं आने वाले ये जो 1-1.5 महीना, 2 हफ्ते, 4 मुझे इस वक्त तो पीटीआई ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ पंजाब की जो मौजूदा कैबिनेट है पाकिस्तान की तहरीक की सबसे बड़ी पंजाब की कैबिनेट है। 4 लोग शहबाज शरीफ से ज़्यादा हैं, उस पर आपने मज़ीद ऐड करने हैं। इस्लामाबाद की जो आपकी फेडरल कैबिनेट है वो भी पाकिस्तान की तहरीक की सबसे बड़ी है। तो उसमें इमरान खान जिसका ख्याल था कि छोटी हुकूमत से काम चलेगा, आप वज़रा बढ़ाने को तैयार हैं। 25 अरब से ज़्यादा आपने MNS को बांटे हैं अपनी फ़ंड, जिसके आप खिलाफ थे कि ये गलियां नालियां नहीं बनानी MNS ने। तो इमरान खान साहब की जो पॉलिटिक्स है वो बिल्कुल नून वाली पॉलिटिक्स है इस वक्त कि अपना अपना हिस्सा ले लो, मेरे साथ जुड़ जाओ। तो ये तो राना साहब ने भी बात की ना कि हमारी पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसके अलावा हल्का सा उन्होंने रिजर्वेशन का जिक्र किया, कभी तफसील से भी उनसे बात करेंगे। तरीका तो यही है, अगर आपके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है या आपके पास ज्यादा MN तो आप वजारतें बांट के आप आवाम को ये फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे 2/3 मेजोरिटी दे। आप एक है ना पाकिस्तान, फोर्स नहीं कर सकते। नहीं, आप है ना, आपका राइट है जिसको मर्जी वोट दे। मलक साहब का राइट है, ये सारे कैमरामैनों का राइट है। आप ये आवाम को कैसे फोर्स कर सकते हैं भाई मुझे 2/3 मेजोरिटी दे। फोर्स करने की बात ही नहीं कर रहा। मैं कुछ सियासतदानों की कर रहा हूँ, वो कहते हैं जी फिर हमें 2/3 मेजोरिटी क्यों नहीं दी। भाई आप हमसे हुकूमत लड़े, आवाम से लेके आए, हमारा क्या, हमें गुलाम ना बनाए, हमें गुलाम ना बनाए अवाम को। अवाम तुम्हारी रियाया है, आप इसको मसलत ना करें। हर एक का इंडिपेंडेंट राय है। अगर अवाम आपको 2/3 मेजोरिटी देती है 100 दफा दे, लेकिन हुकूमत नहीं। ऐसा भी एक और फैक्टर है, एक पॉलिटिकल बड़ा अहम फैक्टर है। आप जो मर्जी हो, जिस तरह की मर्जी सिस्टम में, अल्टीमेटली आपने लोगों से वोट लेना है, डायरेक्टली लेना है, इनडायरेक्टली लेना है, इन्फ्लुएंस से लेना है। जब ये 12, अब देखें काफ लीग ने आज फिर यू टर्न लिया। उन्होंने कहा अंदर इतनी बहस हुई है कि ये इस महंगाई में आप किस तरह हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे, एक साल निकाल भी लेंगे। महंगाई वो वाहिद मामला है जिस पे काफ लीग अपना फैसला करेगी। नहीं देखें, आफ्टर ऑल उनका फ्यूचर भी इसके साथ है ना। अगला वोट आप किसने देना है, आप जो मर्जी, आप जितनी मर्जी। नहीं, मैं एक फिक्र दे दूँ, एक फिक्र, आप जितनी मर्जी कंट्रोल डेमोक्रेसी ले आए, कुछ ना कुछ आपको लोगों में कुछ ना कुछ तो वोट लेने पड़ेंगे ना। अगर आपने धांधली भी करानी है, किस तरह आप लोगों को मोटिवेट। मलक साहब गुजारिश है, वाकई महंगाई है और असल फैक्टर अवाम ये बात ये अदम एतमाद के बाद जो केयर टेकर आएगी वो महंगाई खत्म कर देगी। पेट्रोल दोबारा 100 पे चले जाएगा, बिजली का यूनिट 12 रुपए पे आ जाएगा, गरीब की क़ुव्वत खरीद बढ़ जाएगी। कोई ऐसा फार्मूला नजर आया है आपको? भट्टी साहब, एक चीज का तसलसल 1980 से जारी है, 77 के बाद से जारी है। वो ये है कि इशराफिया के मफाद में मईशत उस्तवार होती चली जा रही है। इसलिए 77 से लेके अब तक जितनी हुकूमतें आई हैं, उनकी पॉलिसी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, गल्ला करते हैं, अंदर कर देंगे, बाहर कर देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, मगर 1% इशराफिया, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट आ चुकी है कि $17.4 बिलियन साल का ये जो है हम इनको खिलाते हैं। फिर हम मगरब की जो वेलफेयर स्टेट है उसके पैसे भी हमने देने होते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक को। लिहाजा इसमें इस हमाम में सारे नंगे हैं, ये मेरी राय है। तो कायद साहब, फिर मेरा ख्याल है आम शहरी के लिए तो मुश्किल है, लेकिन ना कायद साहब, अस्सलाम वालेकुम शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, गुजारिश है आपसे, पहले थोड़ी देर पहले पीपीटी के मोहतरम कमर दिमाग कह रहा और आना तनवीर साहब थे, तो हमने कहा कि शिबली फराज साहब के बगैर प्रोग्राम नहीं होता। अपोजिशन बड़ी पुरएतमाद है कि वो अदम एतमाद कामयाब कराने में कामयाब हो जाएगी और उसके नंबर गेम पूरे हो गए हैं। तो हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है ऐसी सूरत हाल में? नहीं, पहली बात तो ये है जी कि अगर ऐसी बात है तो फिर देर किस बात की है। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन इसी पे सियासत कर रही है पिछले कोई 3 साल से। इनके हमेशा ये कि आज अदम एतमाद है, आज इस्तीफे हैं, आज ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पार्लियामेंट में तो इनको शिकस्त दर शिकस्त होती है। आज की दिन ले लें, सेनेट में इनकी मेजॉरिटी होते हुए भी ये बिल हार गए, क्योंकि इनके अपने लोग अगर इनके साथ नहीं हैं तो ये हमारे खिलाफ क्या अदम एतमाद लाएंगे। ये आज 3 बिल पास हुए, सबको पता है, और इनके नंबर्स नहीं थे पूरे। तो
इनकी बातें हैं, इसी पे सियासत में अपने आप को इन्होंने जिंदा रखा हुआ है। न इनके पास कोई आवाम के लिए कोई सोल्यूशन है। ये महंगाई की बातें करते हैं, पेट्रोल की महंगाई की बात करते हैं। कल भी हमने से पूछा, आज भी पार्लियामेंट में पूछा कि हमें आप अपने फिल्म से हमें आगाह करें कि किस तरह से ये प्राइसेस जो कि $95-96 की इंटरनेशनल मार्केट में हैं, हम इसको किस तरह से सस्ता करें। उनके पास कोई सिर्फ तनकीद है, सिर्फ तनकीद, कोई लाहे अमल नहीं है, कोई सलूशन नहीं है, कोई इनके पास कोई वो नहीं है, तरीका नहीं है जिससे कि ये कोई अवाम के लिए बात कर सके। तो इनको रहने दें, मसरूफ रहने दें, इनकी सियासत में रेलेवेंट रहने का यही एक तरीका है। शिबली साहब दुरुस्त फरमाया आपने, मगर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नजर नहीं आ रहा। मसलन जब से अदम एतमाद का जिक्र हुआ है, आपने कहा हम पंजाब में भी वजीर बढ़ा रहे हैं, हम फेडरल में भी बढ़ा रहे हैं, और इत्तेहादियों से जो 3 साल से किए वादे पूरे करेंगे। तो डोंट यू थिंक दिस रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ नर्वसनेस? नहीं जी, देखें, ये तो आपको पता है कि हमेशा पॉलिटिक्स में जो भी जमातें होती हैं, जो भी एलाइज होते हैं, उनकी अपनी एक सियासी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनकी कमिटमेंट्स होती हैं। तो वो अगर ये समझते हैं कि उनको अगर हम कोई वजारतें दें या उसमें कोई उनको कोई हेल्प हो उनकी सियासत को, तो हम बिल्कुल वो एज एलाइज हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको पूरा करें। और ये बातें तो काफ़ी अरसे से चल रही थी। उसके बाद ये अगर हुआ है, और जो कि अभी हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये हो जाएगा, तो इसमें कोई बात नहीं है। हम अगले साल इलेक्शन का साल शुरू हो रहा है, तो जाहिर है कि हमने अपने जो एलाइज हैं उनको भी सपोर्ट करना है। जी जी, अच्छा, अगले साल इलेक्शन के हवाले से अगर आप समझते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा क्या चैलेंज होगा? मेरा अपना ख्याल है महंगाई आपको बहुत बड़ा पॉलिटिकली डेंट डालेगी। एम आई राइट? देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लोग जो है तो अपना जनरली उनको इस चीज़ का जो दुनिया के हालात, जिस तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन महंगाई हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और किसी हद तक। लेकिन साथ ही साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अवाम बावजूद इसके कि इतनी मतलब महंगाई हो गई है आलमी हालात की वजह से, और हमारी इंपोर्ट्स जो कि महंगी हो गई हैं, तो ये अफेक्ट तो पड़ेगा। लेकिन मैं इंशाल्लाह ये यकीन रखता हूँ कि वो दूर की बात है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन से पहले ही ये जो महंगाई का जो जोर है ये भी टूट जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस सिलसिले में जाहिर है कंसर्न है कि महंगाई को किस तरह से हम वो करें, बावजूद इसके कि आलमी एक वबा फैली हुई है महंगाई की। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में बेहतरी आएगी। अच्छा शिबली साहब, ये फरमाइए कि अभी तो कुछ दिन पहले मोनस इलाही साहब ने बड़ा वाशगाफ अंदाज में कहा था कि उनकी लॉयल्टीज जो हैं वो अनक्वेश्चनेबल हैं, लेकिन अब अपोजिशन के रहनुमा कह रहे हैं जी कि ये जो कल उन्होंने कहा था, तो आपकी जो गुफ्तगू इत्तेहादियों से चल रही है वो किस लेवल पे है और एतमाद का क्या लेवल है? शिबली साहब देखें, एतमाद बिल्कुल है, हमारे इत्तेहादी बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए हैं। मोनस इलाही साहब ने भी दिया था, और इसी तरह इनकैम हो गई, इस तरह ये हो गया। जाहिर है कि इस वक्त उन्होंने तो यही देखना है कि इसमें मुल्क के पास चॉइसेस क्या क्या हैं। मतलब है कि इस वक्त जितने भी चैलेंजेस हैं जो ओरिजिनल हैं, जो कि कीमतों के लिहाज से हैं, एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन हुई है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है तो जाहिर है उन्होंने अपने सियासी ऑप्शंस को भी तो देखना है। तो वो नहीं है, मेरा ख्याल है कि वो कुछ सोच रहे हैं, बिकॉज उनके पास जो चॉइस है वो इतनी डिस्क्रेडिटेड है कि मेरा नहीं ख्याल है कि वो अपने आप को स्टेज पे किसी ऐसे उसमें सिचुएशन में डालेंगे जो कि उनकी सियासत के लिए भी बेहतर ना हो और उनको कोई उसमें जो पॉलिटिकल बेनिफिट है वो भी ना मिल सके। अच्छा शिबली साहब, कल आपका बयान था कि पेट्रोल क्योंकि महंगा हो गया कम इस्तेमाल करें। तो मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, जो इंटर प्रोविंशियल हमारा खाने पीने की चीज़ें, सिंध से प्याज आता है पंजाब में, पंजाब से गंदम जाती है, इस तरह खाने पीने की चीज़ें हैं वो 15 से 25% अब महंगी हो जाएंगी पेट्रोल की वजह से। तो उसके बारे में फिर आप उसको सजेशन दें, कोई उसमें कोई एडवाइस करें आप? देखिए, मैंने जो बयान दिया था, देखें जो भी इसमें कि जब कोई चीज़ या तो होना कि आपके हाथ में हो, हुकूमत में, आप किसी भी हुकूमत को ले आएँ, किसी भी शख्स को ले आएँ, अगर $95 का है, अगर वो कहते हैं कि $40 का बेचें, तो कहाँ पे हम किधर सब्सिडीज देंगे? तो ये आया नहीं होता कि जब बिजली महंगी हो जाती है हम
पहले जब बिजली सस्ती थी हर वक्त बिजली लगी होती थी, पंखे छोड़ के चले जाया करते थे, एसी चले हुए भी छोड़ के चले जाए थे। लेकिन जाहिर है कि अभी जब महंगी हो गई हैं तो जाहिर है कि आदमी जरा उसके इस्तेमाल में एहतियात बरतता है। मतलब है कि गैर जरूरी इस्तेमाल करना, उससे जाहिर है कि आपने अपने बजट को देखते हुए आपने मैनेज करना है, बिकॉज ये एक टेम्पररी फेज है। तो टेम्पररी फेज में अगर कोई सख्त मूव आए तो देखें सारी कौम, दुनिया की जो कौमें बनी है वो यही है कि वो हालात के मुताबिक अगर उनको किसी चीज में थोड़ा सा, और हर तबके को करना चाहिए। मैं ये नहीं सिर्फ कह रहा कि ये हमारे ऊपर से शुरू होना चाहिए। जितने आप गाड़ियां देखें, जितने भी लोग हैं हमारे नजदीक, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बेहतर बनाएं, जिसमें कि लोग आसानी से, अब देखें ना ये जो वो हुई हैं अपना रेल, सर्कुलर रेलवे हो गया, कराची हो गया। अच्छा शिबली साहब ये बताएं, आप आपके पास वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है कि आइंदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से ही इलेक्शन होंगे आपके? हमारी तैयारी तो पूरी मुकम्मल है। अब ये इलेक्शन कमीशन ने जो है, जिस तरह उनके बयान से जाहिर हुआ है कि वो अगले हफ्ते 10 दिन में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कर देंगे, टेंडर दे देंगे, जिसमें सारे दुनिया से, पाकिस्तान से मशीनें सबमिट लोग करेंगे। तो जो भी बेस्ट मशीन होगी वो सेलेक्ट कर ली जाएगी। तो ये प्रोसेस जो है, तो जब तक ये नहीं होगा तो जाहिर है कि उसकी अमलदारी में, ईवीएम के इस्तेमाल में मुश्किलात होंगी। लेकिन अभी मुझे यही लग रहा है कि जो उन्होंने बयानात दिए हैं, और मेरी मुलाकात भी हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ पिछले हफ्ते, उससे यही जाहिर होता है कि वो आरएफपीज अगले हफ्ते में वो दे देंगे, जो कि बड़ी खुशाइन बात होगी, क्योंकि इस प्रोसेस को अब आगे बढ़ना है, इसको अब हम पीछे जा नहीं सकते। शबील फराज साहब, आपने हमें वक्त दिया और हुकूमत का नुक्ता नज़र भी नाज़रीन आपके सामने आ गया आने वाले दिन। बहुत शुक्रिया फराज साहब। भट्टी साहब, दोनों नुक्ता नज़र, ये तो कह रहे हैं जी हम पूरे एतमाद हैं और हम बिल्कुल नहीं हैं उसमें, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का भी वो अभी उन्होंने इंदिया दिया है। भट्टी साहब देखिए काजी साहब, जब भी कोई दो पहलवान मैदान में जाते हैं तो दोनों ही समझते हैं मैं जीतूंगा, कामयाब होऊंगा, वरना वो उससे पहले शिकस्त मान ले तो वो पहलवान नहीं करता। अब दरअसल जिस तरह अपोजिशन कह रही है और वो गुरेज कर रही थी नाम लेने से, मेरा ख्याल है अदम एतमाद बहुत आसानी से पास होने वाला नहीं है। इसके लिए अपोजिशन को बहुत कुछ करना पड़ेगा, और मेरी इतला के मुताबिक जब तक हुकूमत की इत्तेहादी जमातें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग होने का ऐलान नहीं करती, शायद अदम एतमाद उस वक्त तक ना आए। अपोजिशन भी यही इंतज़ार कर रही है कि एक आदि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो अलग हों, तो हम इमरान खान पे ये प्रेशर डालेंगे कि आपके पास मेजोरिटी नंबर नहीं रहे। लेकिन बाकी आप भी अपनी असेसमेंट देना, आपने तीनों सीनियर साहिबान को सुना। मैं थोड़ी सी ज़रा कुछ मज़ाक़ी सी बात कर लेता हूँ कभी कभी आपकी इजाज़त से। मुझे ऐसे लगता है कि जब दो कमज़ोर पहलवान लड़ रहे हों तो कोई भी बेचारा जो है वो गिर सकता है, तो इधर भी जा सकती है काम। और देखो राना तनवीर साहब वेरी केयरफुली क्राफ्टेड हिज रिस्पांस, उन्होंने बड़ी केयरफुली बात की, और कोई उन्होंने देखें जी देखेंगे अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, और वो जाहिर है कि वो टॉप के जो मुस्लिम लीग नून के चंद हैं उनमें डीप डाउन बड़ा कॉन्फिडेंस था। ये कहना कि हमने ये भी फैसला कर लिया कि हम 3 महीने के बाद इलेक्शन कराएंगे और लॉज बदलेंगे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं होमवर्क है। ये देखें ना, आप बड़ा होमवर्क तो है। होमवर्क है तो फिर वजीर आजम इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं हुकूमत से निकल के खतरनाक ज्यादा हो जाऊंगा, फिर वो किसके लिए खतरनाक? साहब ये खबर, ये मैं माफी चाहता हूँ, मुझे क्लोजिंग करनी है, वक्त कम है। बहरहाल ये दो नहाए नजर सामने आए, देखेंगे आने वाले दिनों में कौन क्या करता है और क्या होता है। जो हो इस मुल्क के लिए बेहतर हो। इजाजत, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।